बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट्स, मैथ 623 की लेक्चर सीरीज़ में आज हम कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम को मज़ीद देखेंगे। इससे पहले हमने लेक्चर 13 में कुछ यूनिट वेक्टर निकाले, तो आज इसको हम मज़ीद एक्सटेंड करते हैं, मज़ीद आगे देखते हैं। स्टूडेंट्स, नाम से ज़ाहिर है कर्व, यानी अगर कोई सिस्टम कर्व में लाई करता है तो उसको हम कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम का नाम देते हैं। जैसे अगर आप ने इससे पहले 2D यानी एक्स और वाई एक्सिस और जी एक्सिस में भी देखा था, तो उसकी मिसाल अगर मैं आपको दूं, तो अगर आप अपने रूम का देखें तो रूम के वॉल में 3 आपको डायरेक्शन मिलेंगी। अगर रूम की 2 वॉल को इकट्ठा कर लें तो एक एक्स एक्सिस पे, एक वाई एक्सिस पे और एक जी एक्सिस पे, जो कि तीनों स्ट्रेट लाइंस होती हैं और एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होती हैं। तो ये जो सिस्टम होता है उसको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का नाम देते हैं। ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं, जिसमें तमाम के तमाम एक्सिस एक दूसरे पे क्या होते हैं, ऑर्थोगोनल होते हैं या 90 डिग्री बनाते हैं। क्लियर हो गया? अच्छा स्टूडेंट्स, अगर यही सिस्टम एक्स वाई या जी कोऑर्डिनेट सिस्टम हम किसी कर्व वाली लाइन या कर्व वाली सतह पे लें, लाइक अगर आपके पास एक बॉल है, तो बॉल, अब देखें बॉल एक कर्व बना रहा है। इसी तरह अगर आपका हाथ है, अपना हाथ देखें तो जब क्लोज करते हैं तो उसमें भी एक कर्व बनता है। तो इस सूरत में अगर हम कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं तो वो कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाएगा। और कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो आपके कोऑर्डिनेट होते हैं वो ऑर्थोगोनल नहीं होते। ठीक है, कुछ पॉइंट्स पे हो भी सकते हैं, यानी स्ट्रेट लाइन बन भी सकती है, लेकिन मेजॉरिटी में वो 90 डिग्री पे लाई नहीं करते। ठीक है, और उनका मैग्नीट्यूड भी 1 नहीं होता, यानी 1 होना ज़रूरी नहीं है। ठीक हो गया? 3 चीज़ें इसमें मैंने आपको बता दी। नंबर 1 कि अगर कर्व पे कोऑर्डिनेट सिस्टम बन रहा है तो वो कर्विलिनियर सिस्टम होगा, और वो ज़रूरी नहीं है कि हर जगह पर 90 एंगल बनाए, बल्कि मोस्ट ऑफ दी पॉइंट्स पे वो 90 एंगल कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं बनाएगा। ठीक है, सेकंड थिंग मैंने ये बताया कि वो 90 एंगल नहीं बनाएंगे, और थर्ड मैंने ये बताया कि उनकी मैग्नीट्यूड 1 होना ज़रूरी नहीं है। ठीक हो गया? तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक आम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है, इसमें A1 A2 एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हैं, यानी 90 डिग्री बना रहे हैं। इस तरह इसमें देखें तो A1 और A2 जो हैं ये परपेंडिकुलर नहीं है, और यहाँ पर ये इसके जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये कर्व की शक्ल में है। ये नज़र आ रहा आपको आ रहा होगा कि ये कर्व की शक्ल में है। ठीक है, तो ये आपका कर्विलिनियर सिस्टम होगा। तो स्टूडेंट्स, ये इन दोनों के दरमियान कुछ फ़र्क हम देख लेते हैं। ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, हाँ मैंने आपको बोला था कि कर्विलिनियर सिस्टम ज़रूरी नहीं है कि हर जगह ऑर्थोगोनल हो, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि ऑर्थोगोनल ना हो, ऑर्थोगोनल हो भी सकता है कुछ पॉइंट पे। ठीक है, तो अगर तो मैंने बोला था स्ट्रेट लाइन है तो वो ऑर्थोगोनल है, तो वो आपका कौन सा सिस्टम कहलाएगा? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाएगा। अगर स्ट्रेट लाइन भी, अगर वो स्ट्रेट लाइन में भी वो ऑर्थोगोनल नहीं है, 90 एंगल नहीं बना रहे, मैंने आपको आपके रूम की मिसाल दी, तो वो आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अगर वो नहीं बना रहे तो आपका स्क्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाएगा। ठीक है, अगर कर्व में भी अगर इस तरह बना रहे हैं तो वो आपका ऑर्थोगोनल होगा, अगर नहीं बना रहे तो वो ऑर्थोगोनल नहीं होगा। और वो किन में नहीं होता? एलिप्टिकल सिलेंडर जितनी भी होती हैं टाइप्स, वो मैंने आपको बताया कि वो ऑर्थोगोनल नहीं होंगी कभी भी। जबकि पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जैसे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट है, उसमें कुछ जगह पर आप देखेंगे कि ऑर्थोगोनल बनेगा भी। स्फेरिकल, जैसे मैंने एक बॉल की मिसाल दी है, उसमें भी कुछ कोऑर्डिनेट आपके ऑर्थोगोनल हो सकते हैं। ठीक है, तो आगे इसकी ट्रांसफॉर्मेशन देख लेते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम की।
स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको एक डायग्राम दी गई है, पहले इस डायग्राम को हम समझते हैं। अगर आपको डायग्राम की समझ आ जाती है तो आगे इंटरप्रेट करना इजी हो जाएगा आपके लिए। सुनिए यहाँ पर देखिएगा, हमने 3 सिस्टम बनाए हुए हैं, यानी 3 कोऑर्डिनेट हमने लिए हुए हैं। एक u1 है, एक u2 है और एक u3 कर्व है। अच्छा, अगर तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होता तो इसमें हम इसको x, y और z का नाम देते, जो कि ऑर्थोगोनल होते हैं एक दूसरे के ऊपर। लेकिन चूँकि ये कर्व में है तो इसलिए इसको हमने x, y, z की बजाय u1, u2 और u3 का नाम दे दिया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर u1 में वेरिएशन किस में होगी? u1 कर्व में। बाकी 2 कांस्टेंट रहेंगे, यानी u2 भी कांस्टेंट रहेगा और u3 भी कांस्टेंट रहेगा। क्लियर हो गया? इस पॉइंट P पे अगर कोई वेक्टर u1 है तो u1 पे अगर आप कोई पॉइंट लेते हैं, जैसे मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, सपोज इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ 1 और 0 और 0, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर पॉइंट लूँगा, इसमें चेंज करूँगा, तो सपोज ये 2 हो जाता है, तो इसमें आपका u1 तो चेंज होगा लेकिन u2, u3 चेंज नहीं होंगे। ठीक हो गया? सो इस सूरत में अगर u2 पे आप लेते हैं कोई पॉइंट, तो u2 में आपका कांस्टेंट कौन सा होगा? u3 कांस्टेंट होगा और u1 कांस्टेंट होगा। इसी तरह अगर u3 में लेंगे तो u1 कांस्टेंट होगा और u2 कांस्टेंट होगा। क्लियर हो गया यहाँ पर? अब स्टूडेंट्स यहाँ पर ये चीज़ इसको शो की हुई है कि x कोऑर्डिनेट सिस्टम किस पे बेस कर रहा है? u1 पे, u2 पे और u3 पे। यानी ये फंक्शन है किसका? u1 का, u2 का और u3 का। इसी तरह y भी फंक्शन है u1 और u2 और u3 का। z भी फंक्शन है किसका? u1, u2 और u3 का। यानी इसको हमने इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में शिफ्ट किया हुआ है, ट्रांसफॉर्म किया हुआ है। अब अगर ये x गौर करें, x, y, z तीनों u1, u2, u3 पे बेस कर रहे हैं या फंक्शन बन रहे हैं, तो इससे अब अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि फिर u1 भी किस पे बेस करेगा? x, y, z पे। u2 किस पे बेस करेगा? x, y, z पे। u3 भी किस पे बेस करेगा? x, y, z पे। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर यही जो u1, u2 और u3 हैं, इन्हीं को हम क्या नाम देते हैं? कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। और ये जो x, y हैं, इनको हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का नाम देते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब ये जो मैंने एक शेप बनाई हुई है, इसी से आगे सारा काम चलेगा। इस शेप में, चलो इस शेप को थोड़ा आगे देख लेते हैं, या इस शेप को पहले हम थोड़ा स्टडी कर लेते हैं, फिर हम आगे चीज़ें निकालेंगे। इस शेप में देखें, ये जो कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम की शेप बनी हुई है, इसमें सबसे पहले तो u1 के अलोंग अगर आपका कोई वेक्टर यूनिट वेक्टर है, उसको हमने e1 का नाम दे दिया हुआ है, तो e1 निकालना है हमने। इसी तरह एक वेक्टर है जिसको हमने u2 के अलोंग है, उसको e2 का नाम दे दिया है, तो e2 निकालने का फार्मूला निकालना है। इसी तरह e3 निकालने का हमने फार्मूला ड्राइव करना है। अब ये जो e1, e2, e3 हैं, ये बेसिकली उस कर्व के टेंजेंट हैं। अब टेंजेंट देखिएगा क्या होता है, मैंने आपको यहाँ पर पिक्चर में बताया हुआ है। अगर सपोज़ ये कर्व है, ये ब्लू कलर में, तो ये रेड कलर में जो इसको एक पॉइंट पे टच करेगा, ये इसका टेंजेंट कहलाएगा। ठीक हो गया? ये इसका क्या कहलाएगा? टेंजेंट कहलाएगा कर्व की। इसी तरह ये u1 पे e1 क्या कर रहा है? एक पॉइंट पे टच कर रहा है। यहाँ पर शो ज़्यादा पे किया हुआ, लेकिन ये बेसिकली एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है। तो ये e1 भी टेंजेंट है, e2 भी टेंजेंट है, e3 भी टेंजेंट है। इसी तरह अब इस कर्व पे जाहिर सी बात है नॉर्मल भी होगा। अब e1 जो है इस कर्व का नॉर्मल है। नॉर्मल क्या होता है? जो टेंजेंट के अलोंग 90 डिग्री आपका वेक्टर होता है, उसको हम नॉर्मल वेक्टर कहते हैं। यहाँ पर ये देखिएगा, ये टेंजेंट है, इसके ऊपर ये वाला नॉर्मल है। ठीक है, तो ये जो नॉर्मल है, इसकी भी हमने वैल्यू निकालनी है, ई कैपिटल 1 की, ई कैपिटल 2 की, ई कैपिटल 3 की। सो अब यहाँ पर हमने
दो चीज़ें तो ड्राइव करनी ही करनी है, E1 ई कैपिटल 1, E2 ई कैपिटल 2, E3 और ई कैपिटल 3 इनकी वैल्यूज़। तीसरी है आपकी U1, U2 और U3। क्लियर हो गया। अब इस पूरे लेसन में, इस पूरे लेक्चर में हम इन्हीं को ड्राइव करेंगे, तीन चीज़ों को ड्राइव करेंगे, ठीक है। यानी टेंजेंट की वैल्यू तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम में, और क्या है, नॉर्मल की वैल्यूज़, और तीसरे नंबर पे जो U1 है और U3 वेक्टर्स हैं, कर्व हैं, उनकी वैल्यूज़ को भी हम देखेंगे। अब बाकी बाद में इस सरफेस के अलांग हमने एरिया निकालना, वॉल्यूम निकालना, वो हम आर्क की जो लेंथ है वो निकालना, वो हम सब नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे, ठीक है। अब इसी लेक्चर में बस इनको हम ड्राइव करेंगे। तो चलें देखते हैं। हमें ये पता है कि पोजीशन वेक्टर निकालने का फार्मूला क्या होता है, ये आपने पहले भी पढ़ा है, इसको मैं रिपीट नहीं करूँगा, ठीक है। इसी तरह अगर ये एक्स के अलांग है, अगर हम इसको यू फंक्शन में देखें तो ये क्या बनेगा, RU1, U2 और U3, यानी कर्विलीनियर सिस्टम में, ठीक है। अब इसमें हमने टेंजेंट निकालना है। मैंने आपको बोला था E1 जो है वो टेंजेंट है, यानी E1 निकालना है। तो E1 निकालने के लिए किस पे निकालना है, U1 पे। हम इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। तो ये जो डेरिवेटिव होता है ना, पार्शियल डेरिवेटिव, यही टेंजेंट कहलाता है आपका। तो पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो ये दोनों कांस्टेंट हो जाएंगे, तो U1 पे आ जाएगा सिंपली पार्शियल R ओवर पार्शियल U1। तो इसको हमने E1 का नाम दे दिया, सॉरी ये टेंजेंट आपका निकला है। अब हमने यूनिट वेक्टर E निकालना है। यूनिट वेक्टर आपको पता ही है कैसे निकालते हैं हम, यूनिट वेक्टर का आपको फार्मूला पता है। यूनिट वेक्टर क्या होता है, यानी वेक्टर U को हम उसकी मैग्नीट्यूड से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। कोई भी वेक्टर हो, U हो, A हो, कोई भी वेक्टर दे के उसको उसकी मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर दें तो वो आपका क्या बन जाता है, यूनिट वेक्टर। इसी तरह ये हमारा असल टेंजेंट वेक्टर है। टेंजेंट वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया तो आपका E1 निकला। इसी तरह E2 निकल आएगा, इसी तरह E3 निकल आएगा। क्लियर हो गया। ये तो मज़ीद एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको इजीली पता चल जाएगा ये E2 E3 निकालना। जी अब हमने देखिएगा E1 E2 E3 निकाल लिए। अब ये जो हमने यूनिट वेक्टर टेंजेंट निकाले हैं अलांग U1 U2 और U3 के, वहाँ से हम ये चीज़ निकाल सकते हैं। चूँकि हमने E1 निकाला था, E1 किसके अलांग था, सॉरी किसके इक्वल था, E1 हमारा इक्वल आ रहा है किसके, यानी टेंजेंट वेक्टर पार्शियल R ओवर पार्शियल U1, ठीक है। और इसको हमने डिवाइड किया था किससे, इसके मैग्नीट्यूड से, यानी पार्शियल R ओवर पार्शियल U1 की मैग्नीट्यूड से हमने डिवाइड किया था, ठीक है। अब अगर हम इसकी वैल्यू निकालना चाहें तो इसको उठा के उधर लेके जाएं, ये उधर जाएगा तो इससे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाली चीज़ आ गई, ठीक है। तो इसी चीज़ को हमने ये जो मैग्नीट्यूड है इसको H1 का नाम दे दिया। ये जस्ट हमने सिंबल ये नोटेशन शो की हुई है, ये आपकी मर्ज़ी है, इससे भी रहने दें तो कोई मुश्किल नहीं, लेकिन जस्ट शॉर्टकट किया हुआ है, ठीक है, जाम्या कर दिया इसको, H1 E1 आ गया। इसी तरह H1 की वैल्यू इसके बराबर हमने रखी हुई है। इसी तरह ये हम बाकी वैल्यूज़ भी H1 H2 H3 की वैल्यूज़ निकाल लेंगे, ठीक है जी। और इसको हम कहते हैं स्केल फैक्टर, यानी ये मैग्नीट्यूड कह लें, इसकी मैग्नीट्यूड आपको पता ही है, मैग्नीट्यूड किस चीज़ को शो करता है, स्केल को। यानी अगर आपके पास सपोज़ एक वेक्टर की मैग्नीट्यूड 2 है, तो अगर 2 से उसको मल्टीप्लाई कर दें, उसको क्या कर देगी, 4 कर देगी, तो 2 जो है उसका स्केल होगा, ठीक है। इसको हम स्केल फैक्टर का नाम देते हैं। क्लियर हो गया स्टूडेंट। अब हम निकालेंगे, E तो हमारा निकल आया, अब हम नॉर्मल निकालेंगे। अब नॉर्मल जो है, नॉर्मल निकालने का फार्मूला, ये जो ग्रेडियंट है ना, ग्रेडियंट U1, ये नॉर्मल को शो करता है, ठीक है। किसको शो करता है, नॉर्मल को। किस सरफेस पे, U1 पे, जिसमें U1 इज इक्वल टू C1 है, यूनिट वेक्टर। तो अब ये E यूनिट वेक्टर फिर हम क्या करेंगे, ये चूँकि
क्या बोलते हैं ग्रेडियंट या नॉर्मल वेक्टर जो है, ये आपका असल नॉर्मल वेक्टर आ गया यहाँ पर जो हमने शो किया हुआ था, बल्कि इधर ही किया हुआ है, ये वाला वेक्टर E1। ठीक है, इसी तरह हम बाकी वेक्टर E2 भी निकाल सकते हैं। अब यूनिट वेक्टर निकालना है नॉर्मल का, तो आपको पता ही डिवाइड कर देते हैं मैग्नीट्यूड से। इसी तरह E2 निकाल लेंगे, E3 निकाल लेंगे। क्लियर हो गया? तो जो E2 है वो U2 पे क्या होगा, नॉर्मल होगा। ठीक है, और इसी तरह E3 जो है वो E3 पे नॉर्मल होगा। क्लियर हो गया? जी, अब हमें ये पता है कि ये जो नॉर्मल वेक्टर हैं, नॉर्मल यूनिट वेक्टर हैं, ये तीनों, ये देखें E1, E2 और E3, ये भी परपेंडिकुलर होंगे यानी ऑर्थोगोनल होंगे। ठीक है, तो thus at each point P of curvilinear coordinate system there exist two set of unit vector E1, E2, E3। ये तो हमने निकाल लिए हैं। tangent to the coordinate curve E1 normal to the coordinate surface। ठीक है, अच्छा, अब अगर तो ये सिस्टम आपका ऑर्थोगोनल है, ऑर्थोगोनल मीन ये जो कर्व हमने लिए हुए हैं ये स्ट्रेट लाइन में यानी एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री बनाए, तो तब ये दोनों की वैल्यू सेम होगी। अगर ये 1 है तो ये भी 1 आ जाएगा, ये 2 है तो ये भी 2 आ जाएगा। यानी अगर तो ये ऑर्थोगोनल हैं ये दोनों सिस्टम, ये वाला सिस्टम U1, U2, U3 एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर बनते हैं, तो तब क्या होगा, ये दोनों की वैल्यूज़ सेम हो जाएंगी। ठीक है, यानी तब आप ये कह सकते हैं कि E1 और कैपिटल E1 दोनों सेम होंगे, इनकी कीमत सेम आएगी। ठीक है, तो उस सूरत में फिर ये आई जे के यूनिट वेक्टर की कीमत 1 हो जाएगी और ये रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होंगे। ठीक है, तो उस सूरत में जब अगर ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होंगे तो तब हमें पता है कि ये आपने पढ़ा हुआ है FSC में भी कि I डॉट आई, ये इसी तरह ये किसके होता है J डॉट जे के, और ये किसके बराबर होता है K डॉट के। तो तब ये यूनिट वेक्टर की तरह एक्ट करेंगे। ये सारा किसके बराबर होता है 1 के। और अगर अपोजिट हो यानी आई डॉट जे, ये बराबर होता है 0 के। इसी तरह J डॉट के भी बराबर होता है 0 के। इसी तरह ये K डॉट आई भी बराबर होता है किसके, 0 के। ठीक है, तो उस सूरत में ये 0 आ जाएंगे। कब, जब ये क्या होंगे, म्यूचुअली ऑर्थोगोनल होंगे सारे। ठीक है जी, तो इसमें अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट भी इसका देखें तो उस सूरत में क्या हमारे पास केस बनेगा, अगर तो राइट हैंड है तो E1 क्रॉस बराबर आएगा E2 माइनस में आ जाएगा, यानी E1 क्रॉस E2 इज इक्वल टू आएगा माइनस E2 क्रॉस E1। साथ में ये डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी, अगर इसको चेंज करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। और ये सारा किसके बराबर होएगा, ये हमने ये भी पढ़ा हुआ था I क्रॉस जे, ये तीसरे वेक्टर किसके बराबर आ जाता है K के, ये आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, जैसे J क्रॉस K आपने पढ़ा किसके बराबर होता है, I के बराबर होता है। क्लियर है ना? तो इसी तरह इसमें से हमने देखा है E2 क्रॉस E3 1 के बराबर आ जाएगा, E3 क्रॉस E1 2 के बराबर आ जाएगा। इस तरह अगर लेफ़्ट हैंड हम करते हैं तो लेफ़्ट हैंड में ये जस्ट माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस E3 हो जाएगा, इसी तरह माइनस E1 हो जाएगा और माइनस E2 हो जाएगा। तो ये नीचे पिक्चर भी बनी हुई है राइट हैंड सिस्टम और लेफ़्ट हैंड सिस्टम। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको समझ आई होगी पूरे लेसन की। अगर किसी जगह से कोई डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी आके अपना कमेंट्स दे सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।